प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम रोटेशनल मोशन का 11वीं क्लास का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल करने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर कुछ थ्योरम्स जो हैं, थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो पढ़ेंगे। और साथ में कुछ बॉडीज जो हैं, जो डिफरेंट टाइप्स की बॉडीज हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के प्रति क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। इनर्शिया वर्ड मास से रिलेटेड है। मास का जो रोल लीनियर मोशन में होता है, सेम रोल रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। आप ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्ले इन लीनियर मोशन। अब हम इसे मैथमेटिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे देंगे। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई बॉडी है, एक कोई रिजिड बॉडी है, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ ऐसे ये बॉडी रोटेट कर रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, बहुत से पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल ये है जिसका मास m1 है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r1 है। ये दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r2 है। और इसी तरीके से ये और भी पार्टिकल्स हैं m3, और इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r3 मान लेते हैं। और भी डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स जो है यहाँ हैं। और ये कोई nth पार्टिकल है जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r है। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना होगा, उसकी पहले हम उसको डिफाइन करते हैं कि वो होता क्या है। हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट an axis of rotation is equal to the sum of products of masses of different particles and square of their respective perpendicular distances from axis of rotation. It is denoted by मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से लिखते हैं। जैसे मास को हम m से लिखते हैं, ठीक ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से लिखा जाता है। अब देखते हैं, सपोज m1, m2, m3 एंड अप टू mn आर दी masses ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड nth पार्टिकल इन दिस बॉडी। इस बॉडी में हमने n पार्टिकल्स माने हैं और उनके मासेज। ये लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि लेट m1, m2, m3 एंड mn आर द masses ऑफ फर्स्ट, सेकेंड आर द masses ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड nth पार्टिकल respectively.
ठीक प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं R1, R2, R3 एंड Rn आर देयर रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अलग अलग पार्टिकल्स की, वो ये हैं। क्या कौन से हैं ये? R1, R2, R3 एंड Rn आर the respective perpendicular distance of these different particles from the axis of rotation। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना होगा वो देखिए, मैं वही लिख रहा हूं। देखिए डेफिनेशन को भी आप साथ साथ देखते जाइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट घूम रही है बॉडी, is equal to the sum of product of masses of different particles and square of masses of different particles and square of their respective perpendicular distance। यानी कि इन प्रोडक्ट्स का सम, जैसे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस और इसी तरीके से mn rn का स्क्वायर, ये है। प्यारे बच्चों, हम इसको समेशन की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n mi ri स्क्वायर। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया या डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब क्योंकि ये मास का रोल रोटेशनल मोशन में प्ले कर रहा है, जो मास लीनियर मोशन में रोल होता है, जो काम वही रोल रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। और आप जानते हैं मास कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्केलर क्वांटिटी होती है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, यानी कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये याद रखने की बात है। अच्छा, एक और बात, कोई पूछे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी आप अपने इस फार्मूले से लिख सकते हैं। इसमें दो ही तो चीजें हैं, मास है और डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो आप ये कह सकते हैं कि एसआई यूनिट, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एसआई यूनिट इज क्या होगी? चलिए, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात आपको और पता होना चाहिए यहाँ पर कि जब हमें फार्मूला पता हो या हमें यूनिट पता हो तो फिर हम उसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो बताइए, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हम वो चीज यहां देख लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज क्या होगा? वो यहीं से देख सकते हैं। मास कितनी बार है यहाँ पर? एक, तो मास की पावर 1 कर देंगे आप, m1। l डिस्टेंस कितनी बार है? पावर 2 है, तो l की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर। और टाइम है ही नहीं, तो t की पावर 0। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो है डेफिनेशन है वो आप समझ गए हैं। बस ये समझ लीजिए कि रोटेशनल मोशन में मास का रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदा कर रहा है। तो उससे कुछ आपको पता चल जाएगा और ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और पिछले लेक्चर में आपने देखा था एक टर्म सेंटर ऑफ मास। तो अब वही सेंटर ऑफ मास का यूज करते हुए एक टर्म हम यहाँ पढ़ेंगे और उसको फिर कोरिलेट करेंगे किससे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। और वो टर्म है रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन, इसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यही बॉडी है और ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ घूम रही है, ये है, ये समझ लीजिए हमारे पास कोई बात। सेंटर ऑफ मास के केस में हमने बताया था कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के अंदर या बाहर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां उस बॉडी का पूरा मास जो है
वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है, यानी कि वहाँ पर वो एक्ट कर रहा है, ये सपोज किया जाता है, ये एज्यूम किया जाता है। और वो ये पॉइंट इस बॉडी का मान लो ये है। कैसी भी बॉडी हो सकती है, रेगुलर बॉडी हो सकती है, इरेगुलर बॉडी हो सकती है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास से और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ मास है हमारा इस बॉडी का, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बॉडी इसके चारों तरफ घूम रही है, और ये है रेडियस ऑफ जाइरेशन। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि सर रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसके स्क्वायर को जब पूरी बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे इस पूरी बॉडी का मास कितना है m, तो फिर उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के प्रति आ जाएगा। तो चलिए डिफाइन करते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। हम लिखेंगे इट इज दी, जो अभी आप समझे हैं वही बात को एक वर्ड्स दे दीजिए, वो स्टेटमेंट हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या था। इट इज दी, यानी कि रेडियस ऑफ जाइरेशन इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये मैं इस पॉइंट की बात कर, फ्रॉम द पॉइंट वेयर होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, where whole of mass of body is supposed to be concentrated, and इस point and the axis of rotation, इसके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड the axis of rotation। आगे क्या कहेंगे, जिसके स्क्वायर को, स्क्वायर ऑफ विच when multiplied to the total mass of body gives moment of inertia about of body about axis of rotation। तो प्यारे बच्चों, ये होगी हमारी डेफिनेशन रेडियस ऑफ जाइरेशन की। अब हम इसको वर्ड्स के रूप में एक काम करते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। पॉइंट ये है कि I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। अच्छा, रेडियस ऑफ जाइरेशन से किस चीज से डिनोट करते हैं हम, इसका नोटेशन क्या है, के। इट इज डिनोटेड बाय, आपको इस तरीके से इसको लिखना है कि, अच्छा अभी मैंने बात बताई आपको कि भाई ये डिस्टेंस है, इट इज द डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की। जब ये डिस्टेंस है तो फिर आप बता सकते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। एसआई यूनिट इज वही जो डिस्टेंस की होती है, यानी कि मीटर। कोई पूछे भाई इसका डायमेंशनल फार्मूला है, मीटर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा वो भी आप बता सकते हैं, क्या हो जाएगा, m0 L1 d0, यही हो गया। तो इस तरीके से हमने ये बताया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या डेफिनेशन बताई थी हमने, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, इस बॉडी की बात कर लीजिएगा, प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और इस तरह से mn स्क्वायर। ये डिफरेंट मासेस हैं डिफरेंट पार्टिकल्स के, और r1 r2 r3 जैसा मैंने पहले बताया था, ये हैं उन पार्टिकल्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
और ये डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब थोड़ी देर के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब आइडेंटिकल हैं जो इस रिजिड बॉडी में हैं और उन सब का मास बराबर है। यानी कि अगर हम ये मान लें इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m4, यानी ये सारे पार्टिकल्स जो है ये बराबर मास है इनका mn, और ये कितना है m, इसको हमने m कह दिया है। तो फिर ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स I इज इक्वल टू, देखिए जब सारे पार्टिकल्स का मास बराबर हो जाएगा तो m कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम हियर, m हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया r1 का स्क्वायर। ये देखो यहाँ से m तो सभी में हो गया ना, ये भी m है ये भी m है, फिर r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस अप टू rn का स्क्वायर। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से जितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पर कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और n पार्टिकल से यानी जितनी संख्या n की है उससे ही हमने डिवाइड कर दिया। अब बताइए जैसे एक पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m है, सारे मास बराबर हैं, और कितने पार्टिकल हैं, n है, तो फिर पूरी बॉडी का मास कितना हुआ बता सकते हैं आप। यानी ये जो देख रहे हैं, एज आप देख रहे हैं m इंटू n इट इज इक्वल टू m, बिकॉज m इज द मास ऑफ वन पार्टिकल, n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम इसको कह देंगे इज द मास ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। भाई एक पार्टिकल का मान लो 10 ग्राम है और उसमें 10 ही पार्टिकल हैं तो 10 10 जा कितना हो जाएगा 100, तो इस तरह से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू n के स्थान पर आप लिख सकते हैं m। अब देखिए यहाँ पर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस अप टू rn का स्क्वायर, ये और ये n हो गई, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई, दिस इज I। अब प्यारे बच्चों देखिए एक इक्वेशन ये है आपके पास और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों ही इक्वेशंस में का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना है, m है। आप ये देखिए दोनों इक्वेशंस का अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I है, दोनों साइड में बराबर है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो फिर राइट हैंड साइड जो है इसकी वो भी बराबर होगी, यानी कि दिस m के स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दीजिए। चलिए ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी राइट, लिख दीजिए बेटा। हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू, ये देखिए ये कितना है m के स्क्वायर है। हम क्या करने जा रहे हैं वो आपको पता ही है, हम रेडियस ऑफ जाइरेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है यहाँ निकालने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, m के स्क्वायर इज इक्वल टू ये m इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस अप टू rn का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n। ये देखिए बेटे अब क्या है, m से m तो हमने कैंसिल कर दिया है और हमारे पास क्या बच गया है, k स्क्वायर। k स्क्वायर क्या है, ये है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, और अप टू rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। और यहाँ स्क्वायर को अगर हम हटाना चाहते हैं तो फिर रूट ले लेंगे इधर, ये देखिए है, ये देखिए यहाँ से अब हमें पता चल गया कि रेडियस ऑफ जाइरेशन होता क्या, ये है रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहेंगे, देखिए ये R1 R2 R3 ये क्या है, ये जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये तो हमने देख ही लिया। उन परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का हमने स्क्वायर लिया और स्क्वायर्स का फिर मीन, और मीन लेकर के उसको फिर हमने रूट ले लिया, और वो किसके बराबर आ गया, रेडियस ऑफ जाइरेशन। यानी कि क्या कहोगे, रेडियस ऑफ जाइरेशन इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर ऑफ
perpendicular distances from axis of rotation, square of which when multiplied to the total mass of the body gives moment of inertia. यही है। चलिए क्या लिखेंगे आप? डेफिनेशन क्या हुई इसकी? रेडियस ऑफ जाइरेशन is the root mean square distance of different particles is defined as the root mean square of the different particles from, कहां से है वो भी देख लीजिए बेटे, from perpendicular distance है, from axis of rotation। आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहां पर, square of which when multiplied to the total mass gives the moment of inertia। तो this is the mathematical definition of radius of gyration। क्या बताया हमने कि radius of gyration is the root mean square of the perpendicular distances of different particles from axis of rotation, square of which, वो point important है, square of which when multiply to total mass of body gives moment of inertia of body about that axis of rotation। बेटे इस तरीके से हम रेडियस ऑफ जाइरेशन जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बात हुई कि भी रेडियस ऑफ जाइरेशन का सीधा संबंध मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या है। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी का मास दिया हुआ हो तो हम रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन और बॉडी का मास दे रखा हो तो डायरेक्ट हम फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। चलिए पहले हम स्टेटमेंट देते हैं, इसको समझने की कोशिश करें। है क्या ये देखिए, मैं इसको ऐसे समझाता हूं। मान लो हमारे पास ये एक कोई बॉडी है, ये कोई प्लेन लेमिना या कोई बॉडी का टुकड़ा है, कोई बॉडी है, ये है, समझ लीजिए एक बॉडी है। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के प्रति, ये जो एक्सिस है एक तरह से ये किसी भी पॉइंट से इस बॉडी से पास हो रहा है, लेकिन इसके प्लेन के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। मैं वही चीज लिख देता हूं, जैसे ये वाला एक्सिस हमारा ये है, ये दिस इज एक्सिस जो इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। और मान लो वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ध्यान देने की बात है। और ये एक और एक्सिस है, ये तो एक्स एक्सिस मान लीजिए आप इसको, और ये इस बॉडी का वाई एक्सिस मान लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये बॉडी है, ये तो जेड एक्सिस है ना, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एक एक्स एक्सिस ये हो जाएगा, जो एक्स एक्सिस है वो इसी पॉइंट से जो पास हो रहा है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये दूसरा एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। एक्स ये हो गया और वाई ये हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। ये थ्योरम ये कहती है कि जो इस जेड एक्सिस के प्रति जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन दोनों एक्सिस जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं उनके सम के बराबर है। और ये दोनों जो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं आपस में वो प्लेन में ही होते हैं और उस पॉइंट से पास होते हैं, जिससे ये हमारा गिवन एक्सिस होता है। चलिए मैं लिखता हूं, जब आप समझ जाएंगे इसकी स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, स्टेटमेंट है इसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, देखिए ध्यान से देखते जाइए, ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखिए अबाउट एन एक्सिस, ये है वो एक्सिस,
ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है, जैसे ये है, इस पॉइंट से ये वाला एक्सिस पास हो रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ये दोनों हो गए, पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, समझते जाइए और लिखते जाइए, कोई बात ही नहीं है, गिवन पॉइंट एंड लाइज इन प्लेन ऑफ बॉडी, यानी कि तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तो जेड एक्सिस हो गई, ये वाला एक्सिस समझ लीजिए, जिस जो गिवन एक्सिस है जिसके प्रति हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, और ये दोनों एक्सिस हैं जो कि प्लेन में है, बॉडी के प्लेन में है और आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं और उस एक्सिस से पास हो रहे हैं जहां से हमारा गिवन एक्सिस पास हो रहा है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें कि आई, इसको आई कह दीजिए, ये जो एक्सिस है इसको आई जेड कह दो या आई कह दो, इज इक्वल टू इस एक्सिस के प्रति अगर इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्स एक्सिस है तो इसको मैं आई एक्स से लिख देता हूं प्लस आई वाई, इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस है वो ये लिख दिया। तो यही तो है हमारी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई जेड या फिर आई कह सकते हैं। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, यही लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट is equal to the sum of the moment of inertia about two mutually perpendicular axes passing through the given point and lies in the plane of the body। यानी ये तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। ये तो हमारी स्टेटमेंट थी और नाउ लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। जब भी आप कोई थ्योरम प्रूव करें तो फिर आप क्या करें, एक पार्टिकल कंसीडर, क्योंकि इस बॉडी में बहुत से पार्टिकल हैं, ऐसा ही एक पार्टिकल हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं जिसका मास कितना है, m है, और ये पार्टिकल x एक्सिस से, ये देखिए x एक्सिस से ये ओरिजिन है हमारा, यहाँ से ये x दूरी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x और y, तो ये दूरी कितनी होगी x, और ये जो दूरी आप देख रहे हो ये y एक्सिस की तरफ, ये वाली दूरी, इसको हम y कह देते हैं और इसको हम m और n कह देते हैं, ये देखिए। और ये वाला पार्टिकल अगर हम इसे सेंटर से देखते हैं तो इसको हम r कह देते हैं। चलिए हमने क्या किया, लेट, सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, शुरुआत कहाँ से करोगे, कंसीडर ए प्लेन लेमिना ऑफ द बॉडी, लिख लिया, लिखते जाएं नोटबुक में, और जब चीज़ें हम नोट करते हुए ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं तो वो चीज़ समझ में आती है। तो शुरुआत हमने कहाँ से किया, कंसीडर ए प्लेन लेमिना ऑफ द बॉडी, लेट P इज एनी पार्टिकल ऑफ मास m, हम ये लिख रहे हैं, लेट P इज एनी पार्टिकल ऑफ मास m। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है। अब देखिए, मान लो सिर्फ ये अकेला पार्टिकल है और ये पार्टिकल x एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, जिसका मास तो m है, और इस x एक्सिस से इस पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है, y। जैसा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने बताया था, मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर एक्सिस या जिस भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिससे वो घूम रहा है, उससे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, उस डिस्टेंस को के स्क्वायर को अगर हम
बॉडी के मास से या उस पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो चलिए बताइए, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है तो कितना होगा, मास तो है m और डिस्टेंस कितनी है y, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट x एक्सिस कितना हो जाएगा, ये देखिए। नाउ जब ये लिखने के बाद आप लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं, अबाउट एक्स एक्सिस, आप बताओ बेटे कितना देगा, ये हो जाएगा हमारा m इंटू एक्स स्क्वेयर, नहीं सॉरी क्या होगी, दूरी कितनी है इस पार्टिकल की, y, तो यहाँ y लिखेंगे ना, एम वाई स्क्वेयर। इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एम वाई स्क्वेयर हो गया। अच्छा, ये तो एक पार्टिकल है, अगर ऐसे ही और भी पार्टिकल्स हैं, उन सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके हम सम कर दें तो फिर क्या होगा, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। तो फिर चलिए लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, अब मैं बॉडी की बात कर रहा हूं, अबाउट एक्स एक्सिस। ये देखिए बेटे कितना हो जाएगा, दिस विल बी दिस, समीशन ले लिया हमने एम वाई, और ये किसके प्रति है, एक्स एक्सिस, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया एक्स। तो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। यार बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए एक बात फिर से इसी चीज़ को हम रिपीट करते हैं। इस बार बॉडी जो है वाई एक्सिस के अबाउट घूम रही है। मान लो जब बॉडी घूम रही है तो ये पार्टिकल भी घूम रहा है, और जब ये पार्टिकल घूमेगा तो वाई एक्सिस के प्रति इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस पार्टिकल का मास कितना है m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी है x। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट वाई एक्सिस, बता सकते हैं कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा m इंटू एक्स स्क्वेयर। क्यों, m तो पार्टिकल है और इस y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है x, इसलिए एम एक्स स्क्वेयर। ठीक वैसे ही मान लो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके अगर हम सम कर दें तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस आ जाएगा। तो वही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, अब मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ पहले की तरह ही, अबाउट वाई एक्सिस के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, और वो हो जाएगा, ये देखिए बेटे, आई वाई एंड इट विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक और इक्वेशन है प्यारे बच्चों। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, तो कितनी हो जाएगी, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ देते हैं, यानी कि ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी राइट आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ, ये देखिए इनको भी जोड़ दीजिए आपस में, समीशन एम तो कॉमन हो जाएगा और अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये देखिए ये समीशन हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब जरा यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रही है, इन ट्राइंगल ओ पी एम, आप बता सकते हैं इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एम, हम सब देख रहे हैं कि जो ओ पी का स्क्वायर है यानी कि जो आर स्क्वायर है, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दिस इक्वेशन 3 बिकम्स नाउ आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू द समीशन ऑफ एम इंटू आर स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताइए, ये एक एक्सिस है जो गिवन एक्सिस जिसके बारे में हम शुरू में बात लेके चले थे, इस एक्सिस के प्रति अब ये बॉडी ऐसे घूम रही है, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस कितना हो जाएगा, इस ये जो एक्सिस दिखाई दे रहा है इसके परपेंडिकुलर है, कितना हो जाएगा, एम और आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर हो गया पार्टिकल का। और अगर हम समीशन ले लेते जैसे यहाँ समीशन ले रहे थे, तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस जेड एक्सिस हो जाएगा,
और उसको हम लिख सकते हैं, ये है हमारा आई जेड, जिसको आप आई जेड कह दीजिए या फिर आप आई कह दीजिए, वही बात आती है। तो दिस इज दी आई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ही आसानी से, कोई बहुत मुश्किल चीज़ इसमें है नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले इसको समझना होगा। चलिए उसी तरीके से हम एक प्लेन लेमिना कोई बॉडी ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास बॉडी है, इसकी डेफिनेशन को समझें। ये कोई एक बॉडी है हमारे पास। अब देखिए ये कोई एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस सी डी, कोई एक्सिस है पासिंग थ्रू एनी पॉइंट। इस बार ये जरूरी नहीं है कि भाई ये इसके परपेंडिकुलर हो, ये इस बॉडी से पास हो रहा है और कहीं भी पास हो सकता है। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी। इट इज गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से ये पास हो रहा है। ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस पूरी बॉडी का, मतलब पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इससे ये एक्सिस हमारा पास हो रहा है ए बी। इस एक्सिस की खास क्या बात है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है और इस गिवन एक्सिस के पैरेलल में है। ये इसकी खास है। ये कैसे भी हो सकता है, अगर ये एक्सिस ऐसे तो ये ऐसे, ये ऐसे तो इस तरह से। बस ये वाला एक्सिस जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है और इस गिवन एक्सिस सी डी जो है इसके पैरेलल में है, बस। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ये हम मान लेते हैं कितनी है, h। और इस पूरी बॉडी का जो मास है वो है m। ये चीज़ आप मान लीजिए। और इसके बारे में आप अब हम डिफाइन करेंगे कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो देंगे पहले, फिर हम इसे बेटे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये स्टेटमेंट है, इसको समझने की कोशिश करें पहले। ये थ्योरम ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, जैसे ये है, पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ moment of inertia of the body about an axis passing through the center of gravity and यानी कि and product of mass of the body and square of perpendicular distance between two parallel axes, क्योंकि ये दोनों एक्सिस क्या हैं, आपस में पैरेलल। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आप इसको वर्ड्स में लिख दीजिए, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई है। मैं जो चीज़ यहाँ लिखी है उसको ही आप इस तरीके से समझते हुए अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे। कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसी तरीके से करनी है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं यही बात यहां से इनको वर्ड्स में लिख रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके चारों तरफ घूम रही है। अब अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू mass of body and square of perpendicular distance between two parallel axes, तो प्यारे बच्चों ये है, देखिए आईसीडी क्या है, आईसीडी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस, गिवन एक्सिस है ये। आईएबी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। एम क्या है, कैपिटल एम
मास ऑफ द बॉडी, लिख लेना ये भी, और h क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ये चीज आप लिख लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी स्टेटमेंट। अब हमें इसको करना है प्रूफ। P इज एनी पार्टिकल ऑफ मास m, इस पार्टिकल का जो मास है वो स्मॉल m है। एट डिस्टेंस, ये भी देख लीजिए कितनी दूरी लिया है, x डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ मास कह दीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह दीजिए। ये देखिए, अब बात फिर करते हैं, ये बॉडी सी डी एक्सिस के, इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है और ये सारी बॉडी घूम रही है इस एक्सिस के प्रति, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका मास m है, इस एक्सिस के प्रति कितना होगा। भाई दो ही तो चीजें चाहिए हमें, क्या क्या चाहिए, एक उस बॉडी का मास चाहिए और उस पार्टिकल है या बॉडी है जो भी, और एक उस एक्सिस के से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पार्टिकल की डिस्टेंस इस एक्सिस के प्रति या इस एक्सिस से कितनी हो गई, h प्लस x। आप इसको ऐसे लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल को हमने सपोज किया है यहां पर, ऑफ पार्टिकल अबाउट सी डी, इस सी डी एक्सिस की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, ये देखिए बेटे, ये तो आप समझ ही गए होंगे, m तो मास है और डिस्टेंस कितनी है, x प्लस h का होल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर जैसे डिस्टेंस होती थी। तो डिस्टेंस कितनी है, h प्लस x, तो वो हमने लिख दिया, कोई बात नहीं है। ये तो इस पार्टिकल का, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी, इस सी डी के अबाउट निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ समीशन लगा देंगे। भाई जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके और जोड़ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सी डी, अबाउट एक्सिस सी डी एक्सिस, बताइए कितना हो जाएगा। ये देखिए बेटे, ये हो जाएगा आई सी डी इज इक्वल टू, मैंने समीशन और लगा दिया, समीशन ऑफ m इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको खोल दीजिए, आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, समीशन। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, m एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, ये देखिए ये हमारे पास आई सी डी आ जाएगा, आई सी डी इट इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट को भी खोल देते हैं, समीशन ऑफ m एक्स स्क्वायर, ये देख लीजिए ब्रैकेट को मैंने खोल दिया है, प्लस समीशन ऑफ m एच स्क्वायर, ये देखिए m एक्स स्क्वायर प्लस m एच स्क्वायर, फिर प्लस समीशन ऑफ 2mxh, ये देखिए ये चीज अब आपके सामने आ गई। अब यहां पर मुझे बताइए कि इस पार्टिकल का मास कितना है, m है, इस AB से इसकी डिस्टेंस कितनी है पार्टिकल की, x। अगर मैं कहूं कि इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के प्रति कितना हो जाएगा, तो mx स्क्वायर, यही कहोगे ना। और अगर पूरी बॉडी का करें तो समीशन ऑफ mx स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो समीशन ऑफ mx स्क्वायर है, यहां पर ये देखिए बेटे, हियर ये जो चीज आप देख रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं कि ये समीशन ऑफ mx स्क्वायर, ये क्या है, इट इज इक्वल टू AB is the moment of inertia of this complete body about this axis AB is the moment of inertia of body about AB axis के अबाउट। चलिए ये तो इसका तो हमें पता चल गया, इसको देख लेते हैं। देखो H तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल एक्सिस हैं, तो H तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो H पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जितने भी पार्टिकल्स इस बॉडी में हैं, अगर हम उन सब का मास जो है जोड़ दें तो क्या होगा बेटे, फिर तो कंप्लीट बॉडी का मास आ जाएगा। जैसे ये मास है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का मास जोड़ देंगे तो मास ऑफ दी बॉडी आ जाएगी। यानी कि मैं जो बात यहाँ कहने चाह रहा हूँ कि ये जो सेकंड टर्म आप यहाँ देख रहे हैं ये है,
लिख देंगे mh² इट इज इक्वल टू mh², क्योंकि इन सभी पार्टिकल्स का मास m जोड़ा तो m हो गया और h तो कांस्टेंट है ही। यहां पर ये टर्म बहुत देखने की है, अब जरा देखना ये है क्या। ये देखिए बेटे 2mhx, एक सिंपल सा उदाहरण हम यहां लेके चलते हैं। मान लो इस बॉडी में सिर्फ दो ही पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहां है और एक ये, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो एक पार्टिकल भी इधर ही होगा। अब इधर ये x की वैल्यू अगर हम प्लस में लेते हैं तो इधर इसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। और जब हम उन दोनों के प्रोडक्ट को जोड़ेंगे, ये देखिए एक x की वैल्यू प्लस हो गई और एक x की वैल्यू माइनस हो गई। जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा समीशन। क्योंकि बॉडी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिमेट्रिकल होती है, तो जितने पार्टिकल इधर हैं उतने ही पार्टिकल का ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ना x की वैल्यूज और ये जब ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यानी कि दिस टर्म बिकम्स इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज द बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये चीज है। अब ये तीनों टर्म्स हमें पता चल गई है। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये जो भी बातें अब हमने लिखी हैं वो यहां रख दीजिए। ICD इज इक्वल टू, ये बताइए ये कितना है, ये है IAB प्लस, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, mh²। और ये टर्म 0 हो गई है तो फिर यही बच गया हमारे पास। और ये क्या है बेटे, यही तो है हमारी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप लोग प्रूव कर सकते हैं दोनों ही थ्योरम्स को, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और ये है हमारी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं या इसको आगे पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको ये दोनों थ्योरम्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन